बुंदेलखंड ये वो शहर है जहां पर लड़के जो हैं अपने आप की इच्छाओं को आगे रखने की हमेशा बात करते हैं। बुंदेलखंड से एक लड़का कानपुर की तरफ पढ़ने के लिए आए, ये संयोग नहीं था, ये नियति थी। एक लड़के को शायद बर्बाद करने की या उससे उसका सर्वस्व छीनने की। उसके साथ कुछ ऐसा होता है कानपुर के अंदर कि जब वो कानपुर में आता है तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। यूँ कहें कि उसके अरमान, उसके सपने, उसका जो भी उद्देश्य था सब खत्म हो जाता है। ये कहानी स्टार्ट होती है बुंदेलखंड के एक ऐसे परिवार से जहाँ पर मुकेश नाम का एक लड़का रहता है जो पढ़ने में अच्छा होनहार था और पढ़ाई करने के बाद इसका मन करता है 12th वगैरह के बाद कि इसको IIT करना है। पढ़ाई लिखाई करने में थोड़ा तेज भी था, होनहार बालक था, लेकिन घर से थोड़ा इतना ज़्यादा भी मजबूत नहीं था कि पैसा वैसा अरेंज कर ले और कोई एक बड़ी कोचिंग को हायर कर ले, वहाँ पर जाके पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल सी डिसेंसी कोचिंग में पढ़कर अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के प्रयास में ये बुंदेलखंड से निकलकर कानपुर की तरफ आता है। तो रेल से आता है, ट्रेन से। तो ट्रेन से आते आते कानपुर जंक्शन में पहुँचता है। अच्छा, ये कानपुर जंक्शन में वही रात के 11-12 बजे की बात है, ये वहाँ पर पहुँचा होता है। तो दरअसल वहाँ से काकादेव एक लगता कानपुर में, वहाँ पर कोचिंग हब इसको बोला जाता है, वो बहुत सारी कोचिंगें हैं। तो ये वहाँ की तरफ जा रहा होता है, लेकिन 11-12 बजे का वो जो सफ़र होता है ना, बड़ा सुनसान सा, वीराना सा होता है। कानपुर जंक्शन के आसपास भी भले ही बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ तब आपको अनजानी लगती है जब आपका कोई भी उस शहर में ना हो। वैसा ही मुकेश था जिसका कोई अपना शहर में नहीं था। लेकिन जब ये 11 से 12 बजे के बीच वही जो ये ट्रेन होती है, ट्रेन के ऊपर का जो पुल होता है, उसको क्रॉस करते करते धीरे धीरे अपने हल्के कदमों से नीचे की तरफ उतर रहा था। इसको बस एक ही चीज़ का था कि मैं जाऊंगा कहाँ पर, क्योंकि रात हो चुकी है। ट्रेन इसकी लेट थी कि कम से कम 8-9 बजे या 7-8 बजे आ जाता, क्योंकि शाम 5 बजे इसको पहुँचना था। कानपुर का हमेशा रहा है कि उनकी ट्रेन अक्सर लेट हो जाया करती थी, लेकिन इस कदर लेट कि एक इंसान 11-12 बजे पहुँचे, थोड़ा सा तो हो जाता है। पर इसको आना तो है ही, क्योंकि कल इसको सुबह उठकर कोचिंग की तलाश में जाना है कि कोई बेहतरीन कोचिंग मिलेगी, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आ जाता है। तो जब ये जीने से उतर रहा होता है, दूर खड़ी एक लड़की थी। तो लड़की ने इसको आवाज़ दी, सुनो। पहली बार एक नए शहर में और कोई लड़की आवाज़ दे, अजीब सा लगा। उसने बोला कि थोड़ा सा तुम साथ चलोगे क्या आगे तक? तो मुकेश बोलता है कि मैं क्यों साथ चलूँगा। उसको थोड़ा अजीब लगा कि पहली ही मुलाकात और लड़की बोलती साथ चलोगे। तो लड़की बोलती थोड़ी दूर पर ना यहाँ पर लड़के थोड़े अजीब स्वभाव के हैं और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर तुम भी साथ में हो तो वो उनकी गंदी नज़र मेरे ऊपर नहीं होगी और सही सलामत थोड़ा सा आगे निकल आएंगे और फिर बाकी तुम आगे चले जाना। तो बोलता ठीक है, कोई बात नहीं, साथ चलो, इसमें क्या है, क्या समस्या, चल ही रहे, चलते चलो। तो ये चलते चलते ये लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। मुकेश से वो लड़की पूछती है, जो लड़की है, लड़की का नाम आयशा होता है। तो आयशा पूछती है मुकेश से कि तुम यहाँ पर कानपुर में तो तुम जानते होगे सब यहाँ पर कहाँ पर क्या है। तो मुकेश कहता है कि मैं पहली बात क्लियर बता देता हूँ कि कानपुर में पहला मेरा दिन है। आज तक मैं कभी कानपुर नहीं आया और जब मेरा पहला दिन है तो जाहिर सी बात है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि मुझे काकादेव जाना है और वहीं पर कहीं यार रात गुजारूंगा, सुबह तक देखूंगा कोई एक जगह या PG हॉस्टल कुछ मिल जाएगा, वहाँ पर रहेंगे। मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, दरअसल मेरी मन IIT करने का है, तो उसकी प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत बेहतरीन होती काकादेव में। तो यहाँ पर जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे अच्छी सद्बुद्धि मिलेगी। तो ये बात सुनकर जैसे आयशा खुश हो जाती है। आयशा बोलती है, अरे वाह क्या बात है, इसे कहते हैं किस्मत। किस्मत जब अच्छी होती है ना तो इंसानों को मिला ही देती है। तो ऐसा कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं भी काकादेव में ही पढ़ती हूँ और बड़ी अच्छी बात है कि मैं भी IIT की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और तुमको एक अच्छी की बात बताऊँ, मैं भी अभी अपने घर से ही वापस आ रही थी, लेकिन मुझे यहाँ पर रहते रहते 2 साल हो चुके हैं। तुमको घर चाहिए, PG चाहिए, हॉस्टल चाहिए, क्या चाहिए? तो बोलता है कि मुझे तो बस एक ठिकाना चाहिए, एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं आराम से रह सकूँ, बस इससे ज़्यादा मेरा क्या चाहिए। मैं पढ़ने आया हूँ, मैं एक सीधे घर का एक अच्छा लड़का हूँ, बस मुझे पढ़ाई करने से मतलब है, बाकी मुझे कुछ भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा कहते हैं कि एक काम करो ना, तुम मेरा जो हॉस्टल है, हॉस्टल जैसा तो नहीं है, मतलब एक घर जैसा है, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं आसपास, पूरी एक कॉलोनी जैसी बनी हुई है और उस कॉलोनी के अंदर अगर तुम चाहो तो रह सकते हो। मेरे ही संपर्की हैं, अब इतने 1-2 साल से रह रही हूँ, तो जाहिर सी बात लोग मुझे जानने लगे हैं और तुम मुझे मिल भी गए हो। कितनी किस्मत अच्छी है कि दोनों लोग एक ही जैसे मिले, काकादेव में पढ़ते हैं और एक कोचिंग है मेरी, वहाँ पर मैं तुम्हें बता दूँगी, अच्छी कोचिंग है, वहाँ पर तुम आराम से पढ़ने जाना और चाहो तो रात में आज तुम वहीं रुक जाओ, या फिर वहाँ पर मैं बात कर लूँगी, जो वार्डन से ऑनर्स होते हैं तुमसे मैं बात करा दूँगी, आपस में बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये मुकेश थोड़ा सा इसको अच्छा लगा कि पहली बार एक अच्छी लड़की थी, ऐसा बढ़िया लग रही थी, लुक में वाव थी। तो ऐसा का वो जो कंसर्न था ना
मुकेश के प्रति। मुकेश को बड़ा अच्छा लगा और फिर लड़के थोड़ा इधर उधर के होते हैं, लड़की थोड़ा बात कर ले तो उनको अच्छा लग ही जाता है, चाहे जैसी ही हो लड़की। तो ये भी ऐसे थे। थोड़ी दूर पर टैक्सी मिलती है तो टैक्सी पकड़ते हैं, आराम से बातें करते करते ये वहाँ जाते हैं जहाँ पर आयशा एक कॉलोनी में रहती है। तो जब मुकेश वहाँ पर आयशा के साथ जाता है तो मुकेश आयशा से बोलता है कि बड़ा अजीब सी कॉलोनी नहीं लग रही, थोड़ा ये जैसे कि कोई यहाँ पर आता जाता ना हो, बड़ी वीरानी सी है, एकदम अकेली सी, बड़ी उजड़ी हुई सी, जैसे कि कोई बहुत सालों से यहाँ पर गया ना हो। तो ऐसा कह रही कि तुम पागल हो, लगता है कि तुमने कोई ऐसी दुनिया देखी नहीं। यहाँ पर सब फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ होती हैं और यहाँ पर इतने लोग आते जाते हैं कि कोई किसी को मतलब नहीं, कोई ना सफाई करता ना कुछ। मैं तो रहती हूँ ना यहाँ पर, मैं कुछ चुड़ैल थोड़ी ना हो जो यहाँ पर इन लोगों के बीच में रह रही हो, आराम से रहती हूँ, आराम से तुम यहीं पर चलो मेरे साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसा कहती कि चलो एक काम करो, ज़्यादा मत सोचो, वरना ज़्यादा सोचोगे तो सब दिमाग यहीं खाली हो जाएगा, फिर कल क्या तैयारी करोगे, आखिर थक के आए हो, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अच्छा, ये लेकर जाती है। कमरा नंबर एक 3 होता है, एक कमरा नंबर 7 होता है। तो कमरा नंबर 7 में दरअसल आयशा रह रही होती है। तो आयशा बोलती है मुकेश से कि एक काम करो, ये कमरा नंबर 3 है, ये खाली है और बड़ी अच्छी बात है कि मेरे ही पास चाबी है। मेरी एक दोस्त थी जो मुझे छोड़कर, मतलब कि इस कॉलोनी को छोड़कर चली गई है, क्योंकि उसकी तैयारी हो चुकी है, घर में कोई बात हो गई थी, तो उसने इस कमरे को खाली कर दिया है। अगर तुम चाहो तो इस कमरे में रह लो, मैं जो है यहाँ के जो ऑनर है मैं उनसे बात कर लूँगी सुबह तक, और मेरे पास चाबी है तो रहने की कोई दिक्कत नहीं, ये लो चाबी मैं खोल देती हूँ। और रही बात अगर बात करने की भी कि क्या बात करनी है, पैसा कितना होगा, किराया कितना होगा, इसकी भी कोई चिंता नहीं, मैं उनसे बात कर लूँगी, मैं उनको बोल दूँगी कि मेरे खास संपर्की हैं, वहाँ पर रहते हैं। अच्छा, एक कॉलोनी में कोई ऐसा नहीं था, हॉस्टल होता है, आप लड़के लड़की एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन कॉलोनी में क्या ही दिक्कत किसी को। तो वो जो कमरा वहाँ पर बना हुआ था ना, बड़ा अजीब सा थोड़ा सा था। तो ये वहाँ पहुँचता है, कमरे को ओपन कर देती है वो, और कमरा जैसे खोलता है तो देखा कि वहाँ पर हल्की हल्की सी लाइट है, और लाइट जैसे पुराना छोटा बल्ब होता है वो लगा हो, बिजली आ रही थी, और बिजली आए हुए बल्ब में हल्की हल्की सी रोशनी। वहाँ पर बेड रखा हुआ था, तो बेड के बगल में थोड़ा सा रोशनदान टाइप का जो अपना होता है लाइट, वैसे जलाता है, और बेड पूरा खाली होता है, दूर दूर तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई सामान नहीं था, सारा सामान इन्हीं को रखना है। बैक कोने में वहाँ अलमारी बनी है, अलमारी पर रख देता है, और बगल में ही वॉशरूम है, और बगल में एक किचन है। वॉशरूम में जाता है, तैयार होता है, तैयार होने के बाद किचन की थोड़ा सा इधर उधर देखता है कहाँ पर क्या। हालांकि 1-2 कटोरियाँ रखी हुई थी जो शायद वो लड़की जो रहती थी यहाँ पर वो छोड़ कर गई होगी, और बाकी कुछ खास था नहीं। कुछ कैलेंडर्स लगे थे, कुछ वहाँ पर IIT प्रिपरेशन में जो फार्मूला होते हैं उनकी कुछ लिस्ट विस्ट लगी थी। इससे देखकर ये लग रहा था कि ज़रूर यहाँ पर कोई पढ़ती थी या पढ़ता था, जो भी था। तो वो बेड पर आराम से लेट जाता है, रात वहीं पर गुजारता है। अच्छा, वो जो लड़की थी आयशा फिर से बीच में दरवाज़ा खटखटाती है और मुकेश से बोलती, देखो तुम यहाँ पर आराम से रहना, मैं पानी की बोतल लेके आई थी तो तुम इसको पानी अपने पास रखो, पी लेना, और थोड़ी ही दूर पर मैं रहती हूँ, कमरा नंबर 7 है मेरा। कॉलोनी में कमरे बने हुए थे, हालांकि घर जैसा नहीं था, पूरा प्रॉपर कमरे थे। तो बोलती कमरा नंबर 7 में मैं रहती हूँ, कोई समस्या हो तो यहाँ पर आना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ बेफालतू में चिल्लाना नहीं, कूदना नहीं। और इतने सारे जो कमरे बने हुए हैं, बहुत सारे कमरे थे वहाँ, कम से कम नहीं तो 50-60 कमरे थे। बोली कि किसी कमरे को बेवजह खटखटाना नहीं, और अगर तुम खटखटाते हो तो बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस कॉलोनी के अंदर जो भी इंसान रहते हैं बड़े सभ्य तरीके से रहते हैं, और अगर कोई ऐसा इंसान उनको दिखाई पड़ता है जो उनको अभद्रता जैसा महसूस कराए या थोड़ा अजीब सा हो, फिर वो उनको निकलवा देते हैं। तो मैं नहीं जानती, मैंने तुम्हें एक जगह दिला दी है, इस पे आराम से रहो, किसी का दरवाज़ा बेवजह मत खटखटाना, और तुम्हारा भी दरवाज़ा कोई खटखटाए तो बेवजह मत खोलना। मैं होंगी तो कोड वर्ड अपना उसने बताया कि मैं जब तक ये ना बोलूँ तब तक तुम वो दरवाज़ा मत खोलना। ये बात मुकेश को समझ में आई। रात भर सोता है, सुबह उठा तो सुबह उठकर जैसे ही वो उठता है तो देखता है कि बड़ा लेट हो गया है, वही 9 से 10 बज गया आसपास। जल्दी उठने की आदत थी 6-7 बजे की। अच्छा, जब आप 4 बजे आसपास सोए हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी नींद भी देर में ही खुलती है। 9-10 बजे उठता है तो देखा कि वहाँ पर जो वातावरण था बड़ा अजीब सा था, जैसे कोई किसी को किसी से मतलब ही ना हो। अजीब से आदमी थे जो आगे की तरफ सर करके हाथों को आगे लाकर सीधे चले जा रहे हो और किसी से कोई बातचीत ना कर रहे हो। थोड़ी देर के बाद आयशा आती है मुकेश के कमरे में और मुकेश से बातचीत करती, बोलती कि अच्छा एक बात है कि वही 12 से 2 बजे की मेरी क्लासेस है, तो मैं 2 घंटे के लिए जाती हूँ, बाकी मैं पूरा दिन यहाँ पर रहती हूँ। मेरी एक दोस्त है शीला नाम की, वो भी मेरे साथ ही रहती है, तो कभी तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो इन 2 घंटों के अलावा तुम कभी भी मुझे बुलाओगे, मैं आ जाऊँगी। तो तुम यहाँ पर आराम से रहो और तुम जा सकते हो कोचिंग ढूंढने के लिए, चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो मुकेश बोलता है कि यार पहले दिन कोई लड़की मिली है और पहले ही दिन इतनी मदद ले ली जाए तो सही नहीं है। मुकेश कहता है कोई बात नहीं, आप जाइए,
मैं यहाँ पर मैनेज कर लूँगा। तो मुकेश उठता है, पूरा तैयार होता है, कपड़े वपड़े बदलता है, नहाता धोता है। नहाने धोने के बाद अच्छा थोड़ा सा अजीब सा तो था, ये नहीं कह सकता था कि वो कोई बहुत अच्छा जगह मिल गई थी, लेकिन किराए की जब बात हुई या कुछ हुई तो उसने बोला था ईसा ने कि इसकी टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, ज़्यादा पैसा हो तो मुझे दे देना, बस मैं ही समझो ऑनर हूँ, मैं ही समझो वार्डन हूँ। ये अपना बोलती है और वहाँ से वो तो निकल गई। अच्छा अब ये उठकर निकलता है काकादेव के लिए। काकादेव में था तो, लेकिन इतनी नज़दीक नहीं था, थोड़ी सी दूरी पर था। तो कोचिंग के पास जाता है, वहाँ कुछ ब्रोकर्स होते हैं, वो मिलते हैं, कोई कोचिंग में भेजता है, कोई नामांकन करा देता है, कोचिंग भी इसको सही सलामत मिल जाती है, जितने पैसों की इसको उम्मीद थी उस पैसे में इसको कोचिंग में मिल जाती है। बड़ी अजीब सी बात है, कोइंसिडेंस कहें या क्या कहें, उस कोचिंग में, जिस कोचिंग में इसका दाखिला होता है, उसी कोचिंग में वो लड़की आयशा भी पढ़ रही होती है। एक क्लास सिर्फ उसकी होती है, शायद वो फिजिक्स केमिस्ट्री में से कोई तो पढ़ने आई थी, ये मुझे पूरा अंदाजा नहीं है। कोई एक क्लास कोई एक विषय का लेती है और वहाँ पर पढ़ती है। तो उसी समय खाली 1 घंटे के लिए, बाकी वो समय नहीं पढ़ती, और अगला जो घंटा होता वो कहीं और पर पढ़ती थी, यानी 12 से 2 के बीच की जो बात है। तो इस बीच में इनकी बात सेट होती है। रोज़ पढ़ाई करने जाता, अपने दोस्त यार से मिलता। ये 3 क्लासेस लिया हुआ था, तीनों अलग अलग, तीनों जगह पर जाता, समय बीतता जाता, अपना पढ़ाई करता, अपने घर आता, वही वाले कमरे में खाना पाना बनाता, नहाता धोता, आराम से रहता। तो कभी कभी वो आयशा इसके कमरे में आती, कभी ये आयशा कमरे में जाता, तो कभी ये लोग वहाँ पर टेरिस था, वहाँ पर जाकर बात करते। तो कभी कभी बातें करते करते छत पर निकल जाते। वो था कमरों का जो छत होती, बहुत सारी मिली होती, लंबी छत होती, कभी छत पर टहलते तो कभी कहीं टहलते। तो एक बार बोला कि आयशा से कि तुम्हारी फ्रेंडें कभी नहीं दिखाई पड़ती, कहाँ रहती हैं साथ में? तो बोलती है कि वो अक्सर पढ़ाई करती हैं और पढ़ाई करने के बाद वो सीधा अपने कमरे में चली जाती। एक्चुअली थोड़ा शर्मीली है ना वो, इसलिए वो बात नहीं करती किसी से। फिलहाल उसको छोड़ो, तुम मुझसे बात करो और बताओ कैसे हो, सब बढ़िया है, घर में कौन कौन? ये सब अपना बातें जितनी चलती रहती हैं। मुकेश लगभग से लगभग 6 महीने हो जाता है और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा होता है। मुकेश और आयशा का ये आना जाना, ये मिलना, धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती जाती है। वो दोस्ती वो प्यार में बदलती कब चली गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मुकेश भी आयशा के लिए पॉजिटिव होता चला गया और आयशा का किसी और से बात करना ये मुकेश को पसंद नहीं आता। तो आयशा से बातों बातों में बोलता कि तुम जो है उससे बात मत किया करो, मैंने तुमको देखा है कि तुमने आज सूरज से बात करा, बड़ा अजीब सा लड़का है, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और जब मुझे तुमसे प्रेम हो चुका है तो फिर तुम्हें किसी और से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बात आयशा जैसे ही सुनती बड़ी प्यार से मुस्कुराती और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलती, बाबू अभी तुम बड़े नहीं हुए हो, थोड़ा बड़े हो जाओ, अभी तो जीवन जीना है, अभी से रोक टोक कर रहे हो तो शादी के बाद क्या करोगे? अपने बच्चों को ऐसे ही रोकोगे क्या? तो आयशा बड़े प्यार से, बड़े फ्लर्टी रोमांटिक मूड में उसको समझाती, उसके बालों के साथ खेलती। मुकेश भी बैठे बैठे कभी छत पर गोदी में ऐसे बैठ जाता, उसको लैप में गोदी में से बिठा लेता और प्यार से उसके इन गालों को सहलाते सहलाते बातें किया करता और उसके बालों के साथ खेलता रहता, बड़ा अच्छा उसको लगता। तो आयशा से एक बार बोल रहा है, वही शाम का समय था, 7-8 बजे का, धीरे धीरे शाम भी हो गई। आयशा से बोलता है कि यार आयशा सुनो, अब झेली नहीं जाती ये दूरी, मैं इधर रूम में, तुम थोड़ी ही बगल रूम में, साथ में क्यों नहीं आ जाती? तो ऐसा बोलती है कि अरे बच्चों भी ज़रूरत क्या है इतनी जल्दबाजी की, अभी समय लगेगा, कुछ दिन और वेट करो, कुछ दिन तड़पो मेरे लिए, और आखिर मुझे भी तो देखना है तुम्हारे लिए कितनी तड़प है मेरे लिए, मतलब तुम्हारे अंदर। तो बात धीरे धीरे और गहरी, रुमानी, बड़ी अजीब सी होती जाती और इनका प्यार धीरे धीरे जिस्मानी होता जाता। लेकिन वो जिस्म की भूख नहीं होती, रोमांस करना, बात करना, किस करना, यहाँ तक तो चलता। लेकिन पता नहीं क्यों जब ये छत पर जा रहे होते हैं और जब ये किस कर रहे होते हैं, और किस करते दौरान जब लड़की, वो जो आयशा, उसका चेहरा पीछे की तरफ होता और इसका चेहरा आगे की तरफ होता, जब एक गले हग लगाए होते, तो उसको दिखाई पड़ता कि कोई एक आदमी है जो किसी दूसरी बिल्डिंग से झांक रहा है इसको, बड़ी अजीब तरीके से। क्यों झांक रहा है कुछ पता नहीं। तो अक्सर आयशा से बोलता है, पता नहीं यार कौन आदमी है उस बगल वाली बिल्डिंग से, जब हम लोग आते हैं तो वो झांकता रहता है, अजीब सा आदमी है, ये भी कोई बात है? अरे अपना घर देखो, दूसरे का देखने की क्या ज़रूरत है? तो आयशा बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते, कभी इन पर ध्यान मत दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और फिर बात करते करते नीचे उतर जाते हैं। एक दिन की बात है कि मुकेश जो अपनी कोचिंग में था, तो मुकेश के दोस्त यार मिलते हैं। तो मुकेश के दोस्त यार बोलते हैं कि भाई कहाँ रहते हो तुम? तो बोला यहीं थोड़ी दूर पर है, काकादेव है ना, इसी के आगे थोड़ा एक जगह है, वहीं पर मैं रहता हूँ। तो उसमें से उसका जो दोस्त था सुजीत बोलता है कि यार एक काम करो ना, आज साथ में रुकते हैं आज। तो सुजीत से बोलता है, पागल हो क्या, साथ में थोड़ी ना रुकेंगे, वहाँ पर मैं और जो है आयशा रहते हैं। सुजीत बोलते हैं, आयशा ये कौन है?
ये तुम्हारे साथ रहती। अच्छा, ये जो सुजीत था उसके सेशन का नहीं था, जिस सेशन में आयशा वगैरह भी आती थी पढ़ने। तो सुजीत बोलता है कि अरे ले चलो ना। तो क्या हुआ कि मतलब कि जो आयशा है कौन है, जैसे कि पत्नी है, गर्लफ्रेंड है, कौन है तुम्हारी, माँ है, क्या है, बहन है? तो बोलता है नहीं नहीं मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? वो भी तुम्हारी? देखने में तो तुम एकदम लल्लू से लगते हो और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कभी बताया नहीं तुमने, इतने दिन हो गए, आज पता चल रहा। बताओ भैया जी। शादी वादी हो रखी बिल्कुल। थोड़ा सा उसको टीच करता है और सुजीत बार बार उससे कहता है कि मुझे लेकर चलो। तो मुकेश कहता है कि अच्छा तुम इतना बोल रहे तो एक काम करते कल चलें। सुजीत बोलता है आज चलो ना, ज़्यादा तुम्हें ऐसी बात हो कि गर्लफ्रेंड से मिलना तो मैं नहीं देखूंगा नहीं, लेकिन आज तुम्हारे साथ रहूँगा, आज मुझे मेरा मन है कि मैं तुम्हारे पास चलूँ। तो सुजीत मुकेश से बोलता है चलो चलें। मुकेश भी राजी हो जाता है और मुकेश और सुजीत जो है चलते चलते, पैदल की रास्ता है, इतनी दूर जाने की नीड ही नहीं, तो चलते चलते वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पर मुकेश का घर है, यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हैं। तो सुजीत दूर से देखता है कि मुकेश तुम यहाँ रहते हो इतनी गंदी जगह पर, और ये इस जगह पर, ये कोई जगह है? यहाँ पर कोई रहता भी है क्या? पागल हो गए, दिमाग ठनक चुका। मत ले जाना है, मत ले जाओ यार। क्या मतलब तुम दूसरी जगह दिखाकर मुझे कहीं और लेकर जा रहे हो? अपनी जगह लेकर चलो जहाँ तुम रहते हो, मुझे इधर उधर मत लेकर चलो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं ले जाना चाहते हो, तो इधर उधर दिखा रहे हो नाटक। तो सुजीत कहता है कि मतलब सुजीत से मुकेश कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम पागल हो, तुम तो मेरी बात नहीं मान रहे, मैं यहीं रहता हूँ। तो सुजीत कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? माना कि तुम यहाँ पर रहते होगे, चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ, मैं बहुत समय से रहता हूँ कानपुर में, बचपन मेरा कानपुर से था। अच्छा, वो लोकल लड़का था सुजीत, कानपुर का, बचपन मेरा कानपुर में गुजरा है और मैं बचपन से जानता हूँ यहाँ के बारे में। ये वो जगह है जहाँ पर आज तक कोई नहीं आया। इस जगह को अक्सर लोग श्रापित मानते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत आत्माओं का वास है। कोई दूर दूर तक ना तो यहाँ पर आता है ना यहाँ से जाता है, और तुम मुझे ये बता रहे हो कि यहाँ पर कोई रहता है? यहाँ पर ये इतनी वीरान सी, इतनी खोखली सी, इतनी जर्जर सी जो ये बिल्डिंग से दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई पुराना जो गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल जैसे ख़त्म हो चुका हो और वैसा बना हुआ तुमको ये लग रहा है यहाँ पर रहने वाली जगह है। अजीब सी नहीं लग रहा है तुमको? तो मुकेश कहता है कि यार तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। माना कि यहाँ थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन मेरा जो कमरा है ना वो बढ़िया है। तो सुजीत कहता है कि अच्छा चलो, तुम कह रहे हो तो चलो चलते हैं। सुजीत और मुकेश जाते हैं और सुजीत जैसे जैसे आगे जाता है उसको बड़ा अंदर से अजीब लगने लगा, जैसे उसको कोई डर, कोई भय सा उसके आसपास दिखाई पड़ रहा हो। मुकेश बड़ा खुश सुजीत को अपने साथ लेकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। जैसे ही मुकेश ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, सुजीत एकदम से दन्न रह गया। और सुजीत देखता क्या है कि उस दरवाजे के खोलते ही वो पूरा जो कमरा है जाला से भरा हुआ है, उसमें कुछ भी नहीं। एकदम से फड़फड़ाते हुए 3-4 चमगादड़ बाहर की तरफ निकले। तो सुजीत बोलता है मुकेश तुम ये मुझे दिखाने आए थे? लगता है कि तुमने पी रखी है क्या, पीते हो क्या यहाँ पर? तुम यहाँ रहते हो, वो भी इतनी जर्जर सी ज़मीन पर जहाँ चमगादड़ उड़ के गए हैं? तो मुकेश कहता है हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ बिल्कुल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी यहाँ रहती है? बोला हाँ। और इस मकर जाले में? बोला नहीं। तो कहता है कि यहाँ पर मैं जो रहता हूँ प्रॉपर बेड है, प्रॉपर किचन है, प्रॉपर नहाने की जगह है, पता नहीं क्यों आज मकर जाला बन गया। उसके शॉक्ड हो गया मुकेश कि ये वो जगह कैसे हो सकती जिसको मैं सुबह अभी छोड़ कर गया हूँ, जहाँ पर सिर्फ सुगंध है, जहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं और इतनी दुर्गंध जैसी चीज़ें, ऐसा नहीं हो सकता। वो दरवाज़ा खोलता है और थोड़ा सा आगे देखता है तो देखता है कि बेड है। बोला देखो सुजीत यहाँ पर ये बेड भी पड़ा हुआ है। सुजीत बोलता है हाँ मुझे दिख रहा है बेड पड़ा हुआ है, पर तुम्हें नहीं दिख रहा है कि बेड के ऊपर कुछ तो नहीं पड़ा है, यहाँ पर तुम कैसे लेट सकते हो? तो सुजीत बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकलो, यह सही जगह नहीं लग रही मुझे। मुकेश कहता थोड़ा सा आओ आगे हो, मुझे पता है कि मेरी आयशा ने किचन में कुछ सामान, हम लोग रुके थे यहाँ पर, उसने सामान बनाया। अभी तो वो थोड़ा बाहर गई होगी शायद, इसलिए नहीं आई। किचन में चलो देखो चल के, वो मेरे लिए खाना भी बनाती, हम लोगों ने सुबह प्याज वगैरह सब काटा है। तो सुजीत और मुकेश देखा किचन है असल में, लेकिन किचन का दरवाजा जैसे जकड़ा हुआ हो, खोल ना रहा हो। तो किचन के दरवाजे को दोनों ने पकड़ के झड़क से खोला तो टूट गया दरवाजा। और जब दरवाजा टूटा तो अंदर किचन मिली, और किचन में सच में कुछ रखा था, जैसे कि कोई टिफिन जैसा नहीं होता है, कुछ वैसा रखा था। और जैसे ही मुकेश ने उस टिफिन को खोला, एकदम से इतनी गंदी बदबू आई कि दोनों ने अपनी नाकों को बंद किया, वहां से भागे। मुकेश को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ तो हुआ, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। तो मुकेश कहता है सुजीत से कि सुनो, थोड़ी दूर पर मेरी गर्लफ्रेंड का भी रूम था, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे ही कमरे में रहने लगी थी,
वहाँ पर लेकर चलता हूँ। और वो दरवाज़ा खटखटाता है और जैसे ही दरवाजे पर ठक 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 मारता है, पता चलता है कि वहाँ से कई सारे दरवाजे खुलते हैं, 50 से 60, और हर दरवाजे से कोई एक इंसान, बहुत सारे इंसान सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहने, आंखें बिल्कुल एकदम सफ़ेद सी जैसे कि उनमें कुछ ना हो, बाल एकदम खड़े खड़े से, और सारे के सारे लोग इन दोनों की तरफ भागते भागते चले आ रहे हैं। ये वो मंजर था जो सुजीत और मुकेश के लिए पहली बार ऐसा था कि जैसे कि भूत प्रेत आत्माओं से भरा हुआ वो पूरा साम्राज्य हो और वहां पर दूर दूर तक कोई ना हो। ये वहां से भागे, वहां उस वाले दरवाजे से कोई नहीं निकला। उस दरवाजे से भी निकलता है तो सिर्फ एक ऐसा ही सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा हुआ एक बुजुर्ग सा, और ये वहां से भागते भागते बाहर की तरफ आते हैं। और जैसे ही बाहर की तरफ आते हैं, जो दरवाजा होता है मेन बिल्डिंग का, उसको बंद किया और बाहर की तरफ आए। सुजीत और मुकेश की सांसें बहुत तेज चल रही थी। सुजीत बार बार मुकेश से बोल रहा था, मैं तुमको बोल रहा था कि ये वो जगह सही नहीं। तो मुकेश बोला, मैं तुमको खुद बोल रहा था कि मैं यहाँ पर रह रहा था, लेकिन मैं खुद शॉक्ड हूँ कि आज इसका ये हश्र कैसे हो गया। और मुकेश और सुजीत आपस में बात करते करते हड़बड़ाए हुए आगे की तरफ जा रहे थे। सुजीत बार बार मना कर रहा था और मुकेश बार बार इस चीज़ के लिए हाँ कर रहा था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ तो था, मैं वहाँ रहा हूँ। आखिर 6 महीने ये जो मुकेश था ना, अब आपके साथ अगर हो जाए ये हालात, तो सोचने पर कोई भी इंसान मजबूर हो जाए कि 6-6 महीना मैं कहीं पर रहा, अच्छी जिंदगी, एक अच्छी लड़की और अच्छा खाना पीना, रहने की व्यवस्था पूरा, और एकदम से सब खत्म, मकर जाले में बदल गया, सब तब्दील हो गया भूत प्रेत आत्माओं में। ये वो मंजर जैसे सपने से कोई कम नहीं, एकदम से आया और सब खत्म दुनिया। कहाँ गई ऐसा जिससे मैं इतना प्रेम करता था? कहाँ गया वो घर, कहाँ गया वो कमरा, कहाँ गया वो बेड? हर चीज़ मुकेश को बार बार याद आ रहे थे। मुकेश ने सुजीत का हाथ पकड़ा और बोला, रुको। यहाँ बगल में सामने एक बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग से एक अजीब सा आदमी हम लोगों को घूरता था। जब हम दोनों लोग एक दूसरे से गले लगते थे तो मेरी निगाहें अक्सर उससे मिल जाया करती थी, और उसकी निगाहें इतनी विकराल थी कि वो लगातार हम लोगों को देखती, और मैं इस बात के लिए हमेशा शिकायत करता आयशा से कि पता नहीं कौन इंसान है जो बार बार जब हम लोग इस तरीके से क्लोज आते हैं तो वो घूरता पता नहीं क्यों है। चलो एक बार चलते बात करते उससे। तो सुजीत कहता है, चलो इतना तो करा ही लियो, अब ज़िंदगी की लंका लगा दी तुमने, अब बच्चा ये भी तुम्हारा देख लेते हैं सच्चाई है कि नहीं। तो सुजीत और मुकेश उस बिल्डिंग में जाते हैं जिस बिल्डिंग का इशारा मुकेश कर रहा होता है, और बिल्डिंग के अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर जो कमरा है, जिस कमरे की ये बात कर रहा है कि जहाँ से वो साफ दिखाई पड़ता है, वो कमरा पिछले 15 सालों से कभी खोला ही नहीं गया, क्योंकि वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी था जिसके घर वाले उसको छोड़ कर चले गए थे, और उसने अपने इस विलाप के रूप में अपने आप की आत्महत्या कर ली थी वहाँ से लटक कर। और लटकने के बाद कहा जाता है कि वो जो कमरा है, उस कमरे से उस बूढ़े की आत्मा अक्सर लोगों को प्रताड़ित करती थी। इस वजह से वहाँ के जो ऑनर थे उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड करा। उनके कई सारे जो ग्रह तांत्रिक और पूजा पाठ पंडित लोग होते हैं उनसे बात करके कई सारी सिद्धियाँ, कई सारी चीज़ों को संपन्न कराकर, विधियों को संपन्न कराकर उस कमरे को बंधक कर दिया था। और बंधक रूपी कमरे का बस एक ही उद्देश्य था कि उसको खोलने का कोई मतलब है नहीं, वहाँ पर आत्मा है, आत्मा आएगी तो बेवजह परेशान करेगी। लेकिन मुकेश और सुजीत का वो बार बार कहना, बार बार आग्रह करना कि ऐसा कुछ हुआ था, और मुकेश इस तरह कदर रो रहा था, इस कदर परेशान हो चुका था कि उनके ऑनर ने थोड़ा सा अपना जो दिल था उसको नरम करा और उस दरवाजे को खोला। लेकिन दरवाज़ा जैसे ही खोला जाता है तो सच में वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे 15 सालों तक कोई ना वहाँ पर गया हो। मकर जाले लगे हुए थे, पूरा का पूरा जो फर्निश्ड फर्नीचर था वो सब एकदम जैसे दीमक लग गया हो। अजीब सी जो सीलन होती है, सीलन की सिसियांद जो होती है वो आ रहे थे। वहाँ पर बहुत गंदी बदबू आ रही थी। और वो सुजीत और मुकेश और वहाँ के 1-2 और आदमी जब उस बालकनी की तरफ जाते हैं जहाँ से मुकेश ने इशारा करा था कि यहाँ से एक आदमी हम लोगों को देखता था, वहाँ से देखते हैं तो सच में वो वही जगह उसको दिखाई पड़ती है जो मुकेश जहाँ पर रुकता था। ऐसा मुकेश का मानना है, ऐसा मुकेश कह रहा था। और ये बातें जैसे जैसे मुकेश और सुजीत के सामने प्रस्तुत हो रही थी वैसे वैसे चीज़ें और ज़्यादा गंभीर हो रही थी, क्योंकि अब मुकेश अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। एक तो प्रेमी, ऊपर से बिछड़ने का दर्द और रियलिटी का खो जाने का दर्द, और ये सब क्या है? क्या मैं भूत प्रेत आत्माओं के साथ रह रहा था? क्या सच में ऐसा है कि नहीं है? ये बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे। आखिर जिसकी बाहों में मैंने अपनी रातों को गुजारा है, वो रातें क्या बंजर थी? क्या आत्माओं के साथ गुजरी? क्या बहुत क्वेश्चन, बहुत परेशानियां। जब मुकेश अपने ऊपर झेल नहीं पाया तो सुजीत ने बोला, एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और मेरे यहाँ पर रहो चल के। अच्छा, सुजीत और मुकेश एक साथ रह रहे थे, लेकिन सुजीत की जो फैमिली थी ना, वो कहने लगी 1, 2, 3, 4 दिनों के बाद कि पता नहीं यार किस इंसान को तुम लेकर आए हो यहाँ, दोस्ती यार एक लिमिट तक रखा करो, बाहर तक रहती है सही लगती है, घर के अंदर ऐसे इंसान का आना
और जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो भूत प्रेत आत्माओं से इतना सघन हो चुका हो और उसको अपने घर पे लेकर आ रहे हो, पता नहीं कोई अनहोनी हो जाए क्या होगा। अपने घर में बहन भी है तुम्हारी, कोई बात अगर ऊंच नीच हो जाए, सही नहीं रहता, इसको बाहर निकाल दो। तो सुजीत ने बातों बातों में मुकेश से कहा कि एक काम करो मुकेश, यहाँ थोड़ी ही दूर पर एक घर है, वो घर किराए पर उठ रहा है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर ले लो, बड़ा अच्छा घर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और 2 मंजिल का घर है, उस घर में कोई आता जाता भी नहीं है और पूरे परिवार के बीच में है, तो तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम वहाँ रुको और हम लोग वहाँ पर आया जा करेंगे। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, बहुत हो गया ऐसा, कब तक लड़की के पीछे पड़े रहोगे, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना सब कुछ सही हो जाएगा। मुकेश सुजीत की बातों में आ जाता है और उस कमरे को ले लेता है, यानी उस घर को ले लेता है। 2 मंजिल का घर है, किराया इतना कोई खास नहीं, बहुत हल्का सा किराया, शायद सुजीत के कोई संपर्की वाली थे जिन्होंने इस घर को दे दिया था, एहसान के तौर पर रख लो या चाहे जो, लेकिन किराया बहुत सस्ता था। मुकेश भी खुश था, मुकेश की जो ज़िंदगी थी वहाँ बड़ा अच्छा लगने लगा उसको, पता नहीं क्यों, जैसे वहाँ से इसको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगने लगा। थोड़े दिन समय बीतता है, रहते रहते और ज़्यादा ये अपने नए घर की तरफ अपना प्रेम जो है बना लेता है। जब आप एक जगह रहते हो तो आप थोड़ा सा वहाँ पर कंफर्टेबल हो जाते हो, ऐसा ही मुकेश होता चला जा रहा था। अच्छा, पता नहीं क्यों जब ये रात में सोता तो अक्सर बार बार इसको कुछ दिखाई पड़ता। 15 दिनों के बाद मुकेश को अपने ही कमरे में किसी के होने का एहसास होता, जैसे कि जब कोई ना होता, जो दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा हल्का हल्का सा खुलता और वहाँ से जैसे कोई चमकती सफ़ेद आँख इसको देख रही हो। ये मुकेश जब इस चीज़ को देखता तो उसको बड़ा अजीब सा लगता, उसको लगता कि शायद जो मेरे सपने में है या जो मेरी यादाश्त में है या वो मंजर जो है जो मैंने देखा था, शायद वही रिपीट हो रहा है। तो कभी मुकेश इस चीज़ पर भरोसा नहीं करता और आंख बंद करके सो जाता। अक्सर मुकेश को इन सारी चीज़ों को देखने को मिलता। मुकेश को पता नहीं क्या हुआ कि लगभग अभी 18-20 दिन ही नहीं बीते थे वहाँ पर रहते रहते, इसको कुछ चीज़ आभास होने लगी, जैसे कि कोई किसी के रोने की आवाज़, जैसे कि ये जब अकेला होता और उस घर के छत पर जाता ये देखने के लिए कि वो जहाँ पर रहता था वो कितनी दूर है, और जब उसकी निगाहें वहाँ पर जाती उसको सिर्फ आयशा याद आती, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, एक दिन की बात है, तो ऐसा लगा जैसे जीने के पीछे से कोई एकदम से निकला हो और इसके कंधे के पास हाथ रखकर पीछे पीछे मतलब नीचे की तरफ उतर रहा हो। और जैसे ही इसने अपने कंधे पर उस हाथ के स्पर्श को महसूस करा तो वो स्पर्श जैसे बड़ा जाना पहचाना सा हो, इसको लगा कि जैसे वो सच में आयशा हो। पलट कर देखा, आयशा। इसको लगा था कि अब ऐसा है नहीं, वो भूत प्रेत है, कुछ तो इसको बिलीव हो चुका था, इतने दिन के इतने कांड हो गए, सब कुछ इसको पता था कि कुछ गलत है। पलट कर देखा तो आयशा, लेकिन वो आयशा थी ही नहीं, वो तो कोई और था। उसकी अजीब सी आंखें, तीखे से उसके दांत, वो सड़ा सा पूरा शरीर, लंबे लंबे से बाल। तो आवाज़ आती है कि मेरे बालों से नहीं खेलोगे मुकेश, तुम तो बहुत खेलते थे, आज मेरे बालों से नहीं खेलोगे मुकेश। और ये बोलते बोलते मुकेश को एक धक्का देती है वो, और मुकेश जीने से खड़बड़ाता नीचे गिर जाता है, उसको चोट भी लग जाती है, हल्का सा बेहोश भी हो जाता है, जिस वजह से अपने आप को संभाल नहीं पाता। धीरे धीरे सुबह होती है और बड़ी देर तक वो निकलता नहीं है क्योंकि वो बहुत परेशान था, दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और सुबह लगभग वही 12-1 बजे होता है, सुजीत आता है, अक्सर मिला करता था। सुजीत मुकेश को गेट पर नॉक करता है तो मुकेश बाहर दरवाज़ा खोलता है और सुजीत से सब वारदात के बारे में बताता कि आज मेरे साथ क्या हुआ। सुजीत पहली बात तो बिलीव नहीं करता, बोलता है कि तुम्हारे साथ कुछ दिक्कत है, इसका तुम इलाज करा लो, या तो तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए गाँव हो जाके। जब तुम कुछ दिनों के लिए गाँव हो जाओगे ना, तो कुछ चीज़ें हैं, जब अपनों के साथ बैठोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। तो मुकेश कहता है कि ठीक है, बात तुम्हारी भी सही है, बहुत दिनों से मैं यहाँ परेशान हूँ और अजीब अजीब सी चीज़ें मुझे इस घर में आभास होती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज़ आती तो ऐसा लगता कि जैसे कोई एक लड़की है जो स्पर्श करती, मुझे आयशा सी लगती, लेकिन जब पलट कर देखता तो उसकी अजीब सी आवाज़, आंखें। अच्छा, मुकेश डरता नहीं था, ये इसके अंदर खासियत थी। भूत प्रेत आत्मा, ये चुड़ैल देखता और नज़र से नज़र मिला लेता था। तो ये बात जब सुजीत को बताता तो सुजीत को तो डर लगता था, लेकिन मुकेश को नहीं। लेकिन प्लानिंग सेट होती है कि मुकेश जो है अपने घर जाएगा, तो मुकेश जो है अपनी तैयारी करता है और घर जाने की तैयारी, वही बुंदेलखंड। तो कानपुर से अपना रेलवे स्टेशन पर जाता है और वहाँ से पकड़कर जैसे ही जा रहा होता है तो उसको वो पुल याद आता है जिस पुल से उतर रहा था, कि किस तरीके से जब स्टार्टिंग हुई थी तो आयशा पहली बार मुझे यहाँ पर मिली थी और किस तरीके से हम लोग बातें करते करते यहाँ पर गए थे। वो यादें एक प्रेमी के दिल में जब आती हैं तो उसको रोने पर मजबूर कर देती हैं। वो रोता रोता ट्रेन के अंदर चलता चलता अपने घर की तरफ जाता है। अपने घर में जाकर बड़ा बेसुध सा रहता है। एक ऐसा लड़का जो बड़ा हंसमुख सा था, आज बड़ा बेसुध सा रहने लगा। जब भी कोई उससे बात करता तो वो सही से बात ही नहीं करता, अकेला अकेला एकांत में बैठा रहता,
मम्मी कभी कोई चीज़ सामान खरीद कर लाती, नया कपड़ा या नई कोई चीज़ कुछ बना कर देती, वो बस खा लेता जैसे कि उसके शरीर में कुछ ताव ही ना बचा हो, जैसे कि हर एक खाने में वो एक सेम स्वाद देखता हो, स्वाद में कोई अंतर महसूस ही ना कर पा रहा हो। कभी कभी तो माँ इसकी बहुत परेशान हो जाती, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, अचानक से सब कुछ बर्बाद सा हो गया हो। इनकी दादी आई, लगता है बेटे को कोई नज़र सी लग गई है। तो वहाँ पर एक तेल और रुई से नज़र उतारने की प्रथा थी इन लोगों के यहाँ। तो तेल को रुई में ऐसा डिप करा और उतारा तो वैसे आग लगाई, तो टप 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 जो खून है वो मतलब वो कड़वा तेल है वो नीचे जब गिरेगा तो उसको काला नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बार बार काला हुआ जा रहा था। इससे ये चीज़ साक्षात प्रकट हो रही थी कि जरूर इसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। कुछ दिनों के बाद इन्हीं के घर में जो कुछ बाबा लोग होते हैं जो पूजा पाठ करते हैं उनको दिखाया गया। तो एक वहाँ महात्मा जी थे जो इनके घर में आते जाते थे। उन महात्मा जी का कहना था कि तुम्हारे बेटे मुकेश के साथ कुछ गड़बड़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो इसके साथ है। हालांकि कोई आत्मा नहीं है पर किसी गहरी याद में ये डूबा हुआ है, कोई ऐसी याद जो इंसानी नहीं है, कोई ऐसी याद जो रूहानी है, बहुत अजीब सी है। इनकी अजीब अजीब सी बातों को सुनकर इनकी दादी और इनकी माँ उनके पिताजी बड़े घबराए। बोले कि बाबा ये आप जो बता रहे हैं ये क्यों बता रहे हैं और ये क्या बता रहे हैं, मुझे तो खुले शब्दों में बताएं कि आखिर हुआ क्या है। तो महात्मा जी ने बोला कि मैं अगर साफ शब्दों में बोलूँगा तो तुम समझ नहीं पाओगे और समझ गए तो तुम सह नहीं पाओगे। तो बोले हुआ क्या? बोले तुम्हारे बेटे के साथ किसी अजीब सी शक्ति का साया है जिसने इसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया है और वो नहीं चाहती कि मुकेश कभी सही हो पाए और अपनी ज़िंदगी में से चला जाए। वो इसको बड़ा प्रेम करती है और प्रेम में होकर ये आत्मा उसको पाना चाहती है और धीरे धीरे तुम्हारा बेटा मुकेश उसके आगोश में आ रहा है और समय के साथ इसकी जो ये धड़कन है रुक जाएगी। इसका ज़्यादा लंबा समय नहीं है और जब ये धड़कनें रुक जाएंगी तो ये तुम्हारी मुकेश की आत्मा को निकाल कर अपनी दुनिया में लेकर चली जाएगी। ये बात सुने जैसे ही माँ बाप रोने लगे और अपने मुकेश अपने बेटे के प्रति इतना प्रेम पैदा हो गया कि बोले कि एक काम करते हैं, इसको मैं संभाल के रखूँगी, कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। तो महात्मा जी से बोलते हैं कि कोई काम करा जा सकता है क्या, कोई क्रिया हो। महात्मा जी ने बोला कि हाँ क्रिया एक है, लेकिन उस क्रिया में दंपत्ति जो होते हैं वही भाग ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सिंगल आदमी। अगर इसकी किसी से शादी करा दी जाए और वो शादी करी हुई लड़की अगर इसके वाम पक्ष में बैठकर उस क्रिया को संपन्न करती है तो सच बताऊं कि इसके बचने के चांसेस हैं, और वो लड़की अगर मांगलिक हो तो बड़ा बेहतरीन है। तो बोले ठीक है, एक ऐसी लड़की की तलाश करी जाती है जो मांगलिक लड़की हो जिससे इनकी शादी कराई जाए। हालांकि मुकेश अपने आयशा के प्रेम में इतना प्रेममय है कि उसको कोई और खूबसूरत से बला खूबसूरत लड़की उसको रास नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी घर वालों का प्रेशर और दबाव इतना था कि मुकेश ने बोला कि चलो ठीक है, आप शादी कराना चाहते हो तो मैं हाँ करता हूँ, पढ़ाई बाद में देख लेंगे, शादी हो जाए पहले। तो एक शादी के यहाँ जाया जाता है, मतलब एक लड़की वालों के यहाँ जाया जाता है। तो जैसे ही जाते हैं चाय पानी पीते हैं, खाना पीना खाते हैं, जो भी अपना होता है मिलने विलने एंगेजमेंट के तौर पर। तो उस लड़की से जो जिसे शादी होने वाली है, किसकी, मुकेश की, तो वो बोले कि जाओ एक दूसरे से आपस में बात कर लो जाके, और कोई बात हो तो एक दूसरे को शेयर कर लो और पसंद हो तो ही एक दूसरे के साथ रहना। तो मुकेश और वो लड़की एक बंद कमरे में एक दूसरे के साथ जाने वाले थे। तो मुकेश उस लड़की के साथ जाता है तो वहाँ पर देखता है कि जैसे वो दरवाज़ा खोलती है उस दरवाजे पर एक बड़ी सी फ़ोटो लगी होती है, और इस फोटो को जैसे ही मुकेश देखता है वो जैसे सन्न रह जाता है, क्योंकि सच में वो फ़ोटो आयशा की थी, वो लड़की जिसको वो बड़ा प्रेम कर रहा था। तो एकदम से उसकी जो ज़बान है वो लड़खड़ा जाती है और सामने वाले जो लड़की थी उससे पूछता है कि ये किसकी फ़ोटो है। तो लड़की बोलती है कि ये मेरी दीदी थी, हालांकि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कानपुर गई थी एक वक्त पढ़ने के लिए, किसी से प्रेम करती थी और प्रेम में किसी इंसान ने इनके साथ धोखा किया, और जहाँ पर ये रहती थी वहाँ पर ऊंची एक बिल्डिंग से कूदकर इन्होंने जान दे दी थी। मेरी दीदी ने सब कुछ खो दिया था और आज मेरी दीदी इस दुनिया में नहीं है। ये बात जैसे ही इसको पता चलती मुकेश को, ये पागल सा हो जाता है और ये वहाँ से भागता है और तुरंत अपने घर में छुप कर बैठ जाता है, और उसको जैसे पता चल जाता हो कि जैसे आयशा के साथ जिसके साथ मैं रह रहा था वो सच में इस दुनिया में नहीं थी, मैं किसी आत्मा के साथ ही प्रेम व्यवहार कर रहा था। ये कमरे में बैठकर एकदम से रो रहा था। अच्छा, इसके घर वाले क्योंकि एकदम से भागा था तो पता नहीं चला ये क्यों भागा, क्या है बात, क्या लड़की से बनी नहीं है, क्या है। तो लड़की बोलती है कि पता नहीं क्यों उसने देखा वो फोटो और वहाँ से भाग गया, मुझसे बात ही नहीं हुई। तो घर वाले पीछे पीछे इसके घर तक आए तो देखा कमरे में जो है चुपचाप बैठा सिसक सिसक कर रो रहा है।
और अजीब से बर्ताव कर रहा है, जैसे कि इसके अंदर वो मुकेश हो ही ना, कोई और हो इसके अंदर। अजीब सी आवाज है, बहुत तेज रोने की आवाज है। रोने में जैसे कभी कभी इसकी किसी लड़की की आवाज आती तो कभी लड़के की आवाज आती, जैसे बार बार कह रहा हूं कि मुझे ले चलो कानपुर, मुझे कानपुर ले चलो, मुझे वहीं पर ले चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। और ये बात पूरे कमरे में गूंजती, बगल के जो मोहल्ले वाले थे उन तक आवाजें जाती। मोहल्ले वालों में इस चीज की भनक लग गई कि जरूर इनके घर में कोई काला शक्ति है, कोई तो गड़बड़ है, कुछ तो अजीब है। इनके घर वाले बड़े परेशान हो गए, बोले कि अब करा क्या जाए, लड़का बर्बाद हो रहा अपनी आंखों के सामने। तो एक तांत्रिक को बुलाते हैं। ये तांत्रिक बड़े ही विख्यात तांत्रिक हैं। ये वो तांत्रिक है जो बड़ी से बड़ी आत्मा को अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी रोक सकते हैं, किसी को भी बांध सकते हैं। मारण क्रिया में बड़े निपुण तांत्रिक थे। वो जैसे ही इनके घर के आसपास पहुंचते हैं, उनको आभास हो जाता है कि इस घर में कोई एक ऐसी आत्मा है जो बहुत ही विकराल है। और जैसे ही घर के अंदर पहुंचते हैं, इनके घर वाले मिलते हैं, तुरंत बोलते हैं कि ये समझ लेना कि तुम सबकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। ये अंदर जो है तुम्हारे कमरे के, ये सिर्फ तुम्हारे बेटे की आत्मा नहीं है, पूरे 70 लोगों की आत्माएं इसके अंदर आती जाती हैं। पूरा एक आत्माओं का झुंड तुम्हारे बेटे के अंदर है। और इन आत्माओं का झुंड कोई नॉर्मल आत्माओं का नहीं है। इन आत्माओं को प्रताड़ित करा गया था और ये सारी आत्माएं एक साथ मिलकर तुम्हारे बेटे को मारकर तुम्हें लेकर जाएंगे, इस बेटे को। और याद रखना कि जो भी इंसान इस कदर परेशान हुए बेटे के पास अगर जाता है, उसको भी मारकर ये अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे। यह समझ लेना कि कोई इंसान प्रेममय ममतामय होकर जब मैं कोई भी क्रिया करूं, बेटे के सामने ना आए। और तांत्रिक जैसे ही दरवाजे को खोलते हैं, वो लड़का एकदम से जैसे कोई बहुत भयानक जंगली जानवर सा उस तांत्रिक के ऊपर हमला करता है। और ये हमला इतना खतरनाक था कि पहली ही खरोच जैसे तांत्रिक को नीचे गिरा सकती हो। एकदम से तांत्रिक बिल्कुल गिर गया। वहां के जितने लोग थे सब इधर उधर की तरफ भागे। और ये लड़का वहां पर जो इसका बैग रखा हुआ था उसको पकड़ता है, न तांत्रिक की सुनता है न अपने माँ बाप की सुनता है, उस बैग को उठाकर भागने लगता है। हर एक इंसान इनके जो परिवार का था उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये रुकता नहीं है। ये भागता 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 अपने वहां पर आता है जहां पर रेलवे स्टेशन है, और उस रेलवे स्टेशन पर बैठ जाता है। इसकी स्पीड इतनी तेज कि उस स्पीड को कोई ना नाप पाए, कोई उसके बराबर ही ना कर पाए। उस भागती हुई स्पीड से ट्रेन को पकड़कर वो कानपुर के अंदर आ जाता है। और जैसे ही तांत्रिक को यहाँ से आभास होता है कि लड़का वहाँ पर पहुँच चुका है जहाँ पर से उस आत्मा ने इसके ऊपर अपना आघोष बनाया था, वो तांत्रिक इनके घर वालों से बोलता है कि बेटा तुम्हारा कानपुर पहुँच चुका है। और सब लोग तैयारी करना चालू कर देते हैं कि चलो अब कानपुर।